नमस्कार और स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा के इस खास शो में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की ई फाइलिंग और फेसलेस असेसमेंट की। ई फाइलिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, कौन कर सकता है ई फाइलिंग और आईटीआर फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि फेसलेस असेसमेंट यानी बिना ऑफिस जाए, बिना ऑफिसर से मिले ऑनलाइन असेसमेंट की प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इस स्कीम का क्या मकसद है, अगर आपको नोटिस मिला है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, किन मामलों में जो फेसलेस असेसमेंट की स्कीम है वो लागू नहीं होती है और अपील की जो प्रक्रिया है वो क्या है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही है। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पल्लवी दराड़े, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। तो चलिए शुरुआत करते हैं टैक्स मंत्रा की इस खास चर्चा में। डॉक्टर दराड़े, बहुत बहुत स्वागत है आज टैक्स मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जिस तरह से हमारा टॉपिक है ई फाइलिंग का, तो ई फाइलिंग जो हमारे नए दर्शक हैं उनको इजी भाषा में आप बता पाएं कि ई फाइलिंग क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। जी। ई फाइलिंग एक्चुअली सभी को पता है, बहुत साल से अपने यहाँ इनकम टैक्स के रिटर्न्स तो लोग भरते ही आए हैं, बट मोस्टली वो फिजिकल रिटर्न्स होते थे। यानी हमें ऑफिस में जाना पड़ता था, उसके बाद पर्टिकुलर ऑफिस में जाके अपना फिजिकल जो रिटर्न है वो आईटीआर हम लोग भरा करते थे। बट अभी ऐसा हुआ है कि ये वाली फिजिकली आपको जाके रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी ई फाइलिंग करते हैं और ई फाइलिंग में ऐसे है कि आप अपने घर में बैठे बैठे अपना खुद का रिटर्न जो है वो भर सकते हैं। आइदर आप खुद भर सकते हैं या फिर आपको आपके कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट है तो वो आपका रिटर्न भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इसको ई फाइलिंग की सुविधा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शुरू की है, ताकि सब लोग अपनी ही सहूलियत से घर में बैठे हुए जो बहुत ऑनलाइन सारे अपनी जो रिटर्न्स हैं। ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं, यानी जो नए इनकम टैक्स पेयर हैं और जिनका इतना कॉम्प्लिकेटेड इनकम प्रोसेस नहीं है, केवल सैलराइड इनकम ही है, और जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आजकल टेक्नोलॉजी को अपनाया है, तो ई फाइलिंग के जरिए प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। चंद मिनटों में आप पूरी रिटर्न की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमने देखा है कि अभी पूरा दौर भी चल रहा है, हर कोई रिटर्न फाइलिंग के लिए अपने सीए की बात कर रहा है या फिर सीए से सलाह मशवरा कर रहा है। तो ये प्रोसेस जो ई फाइलिंग का है, ऑन योर ओन भी किया जा सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल हम लोग खुद ये रिटर्न भर सकते हैं और मैं ये कहती हूँ कि 2006 और 2007 में ये प्रोसेस अपना ई फाइलिंग का शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमने कंपनीज और फर्म्स, है ना, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर अकाउंट्स होते हैं या फिर ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, तो 2006-2007 में ही हमने ये उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके लिए ई फाइलिंग की शुरुआत की थी। अभी तो सारे ही लोग, जैसे इंडिविजुअल भी हो, कंपनीज भी हो, फर्म्स भी हो, लोकल अथॉरिटीज भी हो, ट्रस्ट भी हो, है ना? तो सारे ही लोग अभी ई फाइलिंग करते हैं या करना उनको जरूरी है। तो पहले ये था कि आप फिजिकल रिटर्न भरिए, अभी तो सभी लोगों को ऑनलाइन जो है, हमारा वेबसाइट है incometax.gov.in, तो इसके ऊपर जाके आपको अपना रिटर्न जो है, ई फाइलिंग पोर्टल है वहां, आप वहां जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और एक बार आपने वहां रजिस्टर खुद को कर लिया तो हमारा जो आईटीआर का सेक्शन है वहां जाके अपना जो आईटीआर जो है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं, उसे हमें डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके फिर उसमें सारी डिटेल्स जो है अपनी भर लेनी है। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है। जी। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट की बात कही कि रिटर्न भरने के लिए उस वेबसाइट पर जाइए और प्रक्रिया को आसानी से पूरा करिए, लेकिन कई सारे और भी पोर्टल्स हैं जो कि दावा करते हैं कि उनके पोर्टल पर आकर इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। तो क्या उन पोर्टल से बचना चाहिए या फिर उन पोर्टल की भी मदद ली जा सकती है? नहीं, देखिए, इंफॉर्मेशन आप चाहे जहां से ले लें, बट इनकम टैक्स का साइट तो एक ही है, गवर्नमेंट का साइट तो एक ही है और आपको रिटर्न वहीं से भरना पड़ता है। ठीक है ना? सो जैसे incometax.gov.in जो है,
इसमें से ही आपका रिटर्न भरा जा सकता है। बट बहुत सारे अलग-अलग साइट्स हैं, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि किस तरह से भरना है, क्या डिटेल्स डालनी है। ये सारी डिटेल्स अपने साइट पे भी हैं, गवर्नमेंट के साइट पे भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे प्रेज़ेंटेशंस हैं। तो एक बार आप उस साइट पे चले जाएँगे और आप थोड़ा-सा ब्राउज़ कर लेंगे, तो पूरी डिटेल्स, बिल्कुल एकदम माइन्यूट डिटेल्स भी आपको मिल जाएँगी कि किस तरह की तैयारी करनी है, कौन लोग भर सकते हैं, कौन-सी डेट्स हैं, क्या-क्या उसके और भी प्रावधान हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे साइट पे बिल्कुल अवेलेबल है। बट हाँ, बहुत अलग और भी साइट्स यहाँ बहुत सारी हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। बट डूज और रिटर्न तो डोंट्स की हमको बात करें, हम डूज और डोंट्स की बात करें, क्योंकि कई सारे जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके रिटर्न फाइल करेंगे। तो डूज और डोंट्स की बात करें तो क्या जो है वो नहीं करना है, उससे बचना चाहिए जिससे किसी भी तरह की पेनल्टी का आप शिकार ना हो। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। जो डूज़ है, वो मुझे लगता है बहुत हमको ध्यान दे के करना चाहिए। जो आप आईटीआर का फॉर्म चूज़ करते हैं, तो वो ध्यान से चूज़ करिए। इंडिविजुअल्स के लिए अलग फॉर्म है, कंपनीज़ के अलग फॉर्म है, फर्म्स के लिए अलग फॉर्म है, ट्रस्ट के लिए अलग फॉर्म्स है। तो आप आपकी जो एंटिटी है, आप जो हैं, अगर इंडिविजुअल है, तो आपको एक फॉर्म भरना है, अगर फर्म है, तो अलग फॉर्म भरना है, कंपनी है, तो अलग फॉर्म भरना है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, आपका जो डेडलाइन है आईटीआर का भरने का, 31 जुलाई होता है इंडिविजुअल्स में या कंपनीज़ में अलग डेट होती है, तो वो डेडलाइन आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। प्लस आप जो अपना पासवर्ड सिस्टम पे बना रहे हैं, इनकम टैक्स साइट पे, वो पासवर्ड जो है, वो प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सिंपल पासवर्ड अगर बना लेते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। तो आपने जो बनाया है वो पासवर्ड, आप कहीं प्रॉपरली नोट डाउन करिए और वो पासवर्ड आप किसी से बिल्कुल ही शेयर मत करिए, है ना? तो ये तो कुछ डूज़ हुए। डोंट्स मैं कहूँगी कि आप बहुत बार इनकम टैक्स में ना असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर वो है, जैसे ये वाला फाइनेंशियल ईयर अपना आज का जो फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और हम इनकम टैक्स में उसको असेसमेंट ईयर 26-27 कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है फाइनेंशियल ईयर का। तो जब आप इन आईटीआर में फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर लिखते हैं, तो थोड़ा ध्यान देके आप ये लिखें। आप अपना जो पैन नंबर है या बैंक अकाउंट एंटर करते हैं, वो आप ध्यान से एंटर करिए, बिकॉज़ बैंक अकाउंट्स के भी बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं आजकल, बड़े-बड़े 10-10 नंबर्स का बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक अकाउंट भी ढंग ढंग से आपको एंटर करना चाहिए, बिकॉज़ कल को आपका रिटर्न अगर आपका रिफंड अगर आ गया और आपका बैंक अकाउंट करेक्ट नहीं है, तो वो गलत ही बैंक अकाउंट पे चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट आपको प्रॉपरली भरना चाहिए, आपका टैन नंबर प्रॉपरली भरना चाहिए। फिर आपने जो डिडक्शंस क्लेम करने हैं, अगर आपने एलआईसी का कोई डिडक्शन क्लेम करना है या किसी और चीज़ का कोई डिडक्शन क्लेम करना है, तो वो प्रॉपर आपको वहाँ डिटेल्स जो हैं, वो भरने चाहिए। प्लस आपको जो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप इनकम टैक्स में भर रहे हैं, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं कहूँगी कि जो ध्यान रखेंगे आप, तो काफ़ी सारी आगे फ्यूचर में होने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो इन सारी चीज़ों में फिर आपको बहुत बार परेशानी हो जाती है। बिल्कुल, जी। नोटिस आ सकता है या फिर इनकम टैक्स की कोई पेनल्टी लग सकती है। मैम, अभी आपने कहा 31 जुलाई तक आपको रिटर्न भर देना चाहिए, लेकिन इस बार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई से बढ़ा के 15 सितंबर तक कर दी गई है। तो उसके पीछे क्या मकसद है और किस तरह से एक मंशा है टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने की? देखिए, बहुत गवर्नमेंट की हरदम ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न भरें। अभी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी सिस्टम से कलेक्ट कर लेता है। जैसे बैंक अकाउंट्स बहुत बार इनसे लिंक्ड होते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है। अगर कोई ट्रैवल करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जो एक मैं ये कहूँगी आपको कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम अपने इनकम टैक्स वेबसाइट पे 26 एएस
नाम की एक फैसिलिटी है 26AS। तो ये फैसिलिटी आपको, अगर आपने साल भर में कोई टैक्स भर दिया है या टीडीएस हो गया है, तो इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको खुद की डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं वहां जाती हूँ, मेरा पैन नंबर डालती हूँ, तो पल्लवी दराडे के इस साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितना टीडीएस किया है, मैंने कितना एडवांस टैक्स भरा है, मैंने कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, ये सारी चीजें जो है, या बैंक ने कोई इंटरेस्ट पे मेरे टीडीएस किया होगा, तो वो सारी डिटेल्स जो हैं 26AS नाम का जो फॉर्म है उस पे आ जाते हैं। तो जब आप रिटर्न भरते हैं उससे पहले अगर आप 26AS देख लें, तो मुझे लगता है बहुत आपके लिए सहूलियत होगी। बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, अरे ये वाला टीडीएस हुआ था, ये वाला टैक्स टीसीएस हो गया था, या ये हमने सेल्फ असेसमेंट भर दिया था, बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग। तो वो जो एक अकाउंट, एक लेखा जोखा आपका रखता है, और आपको खुद ही वो आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये कहूँ कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है और सब लोगों ने इसको यूज करनी चाहिए। इनफैक्ट ये इतनी एडवांस्ड फैसिलिटी है कि ऐसी टाइप की फैसिलिटी मुझे नहीं लगता यूएस में भी है, कि हर एक बंदे का एक आपको एक अकाउंट मिल जाए कि हाँ, इसका साल भर में कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो वो वाला जरूर हमको देखना चाहिए। और कह दूसरा रही मैं ये कहूंगी कि कि जो एक, टैक्स पेयर है उसे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी चीज छुपेगी। आपने जो कुछ भी किया है वो ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब कुछ देख रहा है। इसलिए आप कुछ भी जो है वो होशियारी ना करें, हर चीज पकड़ी जाएगी, कुछ भी छुपाया ना जाए और सारी जानकारी जो है वो सही तरह से दी जाए, तो फिर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। क्योंकि हर किसी के मन में एक डर रहता है कि यार इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बात सही है। देखिए, अगर हम अपना ट्रू और करेक्ट रिटर्न भर देते हैं, तो आपको बिल्कुल किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि अगर 100 रिटर्न्स भरते हैं, कोई 100 लोग रिटर्न्स भरते हैं, तो उसमें से 20-25 साल पहले की बात मैं कह रही हूँ, कि तब 70-80 लोगों का रिटर्न स्क्रूटनी, डिटेल स्क्रूटनी में आ जाता था। बट अभी तो गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी बहुत ही कम कर दी है। जैसे 1% से भी लेस केसेस में स्क्रूटनी होती है, और उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड मोस्टली होता है, कि कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ किया है और आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है ना? तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिटर्न्स अभी स्क्रूटनी में लिए जाते हैं। पहले जैसे कुछ रैंडम भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ पोर्शन रैंडम स्क्रूटनी का भी होता है, इन डेप्थ स्क्रूटनी जो होती है, उस रैंडम स्क्रूटनी भी होती है, बट अभी परसेंटेज बहुत कम है। मोस्टली तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने रिटर्न भर दिया है, तो आपका रिटर्न जो है बिल्कुल कुछ दिनों में या कुछ 1 महीने के अंदर आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट ने की है। मैं ये कहूंगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटराइजेशन में बहुत ज्यादा आगे है, इन द सेंस कि हमने कंप्यूटराइजेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2001 से शुरू कर दिया था। तो वो होते 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 आज नियरली उसको 24-25 साल हो आपने गए अभी हैं। तो हम, स्क्रूटनी की बात करी, और स्क्रूटनी में क्या आपका सिस्टम ही है वही कुछ गड़बड़ पकड़ लेता है, या फिर उसको कुछ प्रॉम्प्ट आपके द्वारा दिए जाते हैं? क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ हैं, हम ज्यादातर एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि ये गलती करने से बचे, लेकिन आपके ध्यान में या आपकी नजर में तो गलती आ जाती है, तो वो गलती को आप पकड़ते कैसे हैं? नहीं, देखिए, अभी ये पूरा एआई बेस्ड हो गया है सिस्टम जो है, वो पूरा इट इज ऑटोमेटेड। ओके, इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन अभी बिल्कुल ही कम है। तो वो खुद ही इंफॉर्मेशन को मैच कर लेता है। जैसे आपका रिटर्न आ गया, मेरा रिटर्न आ गया, और कोई रजिस्ट्रार में कहीं हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, बट मैंने अपने रिटर्न में वो दिखाई नहीं है ना? तो वो खुद ही मिसमैच करके वो ऑफिसर के पास भेज देता है कि भाई ये देखिए, ये इन्होंने इस तरह से किया है। तो ये पूरा ही नाउ इट इज, इसका ऑफिसर का इंटरवेंशन इसमें बहुत कम है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया है, कंप्यूटर ही ये सारी इंफॉर्मेशन मैच करके ये केसेस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, और फेसलेस असेसमेंट क्या होता है, और इसका क्या उद्देश्य है, और इसकी प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाती है? जी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबको पता होगा कि जब भी स्क्रूटनी हुआ करता था या फिर आपको रिफंड कोई चाहिए था, तो हम लोग पहले ऑफिसर से जाके मिलते थे, या
इनकम टैक्स ऑफिस जाना हमको बिल्कुल कंपलसरी ही था। बट अभी ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो 2019 से आई है, उसमें ऐसा है कि आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केस सिलेक्ट हो भी जाता है, तो आपको असेसमेंट जो है, वो आप आपके घर पे ही बैठ के ही कंप्लीट कर सकते हैं, इन द सेंस कि ऑफिसर आपको ऑनलाइन ही नोटिस भेजेगा, ऑफिसर ऑनलाइन ही आपको सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर आप ऑनलाइन ही सारी उनको आंसर्स दे देंगे और ऑनलाइन ही आपको असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। तो ये फेसलेस का मतलब है कि ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट जो है, वो अभी फेसलेस, कोई पर्टिकुलर ऑफिसर के पास पर्टिकुलर केस नहीं जाती है। ये केस जो है ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो जाती है। तो ऑफिसर्स जैसे अगर हम मुंबई में हैं, तो हमारे ऑफिसर बिहार में हो सकते हैं, कर्नाटक में हो सकते हैं, कहीं भी बैठ के ये असेसमेंट होता है बिकॉज़ ये ऑनलाइन असेसमेंट है। तो इसको फेसलेस कहते हैं। नहीं तो पहले पर्टिकुलर कोई ऑफिसर के पास हमारा ज्यूरिसडिक्शन एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हुआ करता था और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग हमारी केसेस असेसमेंट हुआ करती थी। बट अभी ऐसा हो गया है कि ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है और इससे जो है आपको बस रिटर्न भरना है। आपको ऑफिसर कौन है ये पता नहीं चलता है। ऑफिसर ज़रूर आपको नोटिस भेजेगा, आपको असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा, बट आपको पता नहीं होगा कि पल्लवी दराड़े असेसमेंट कर रही हैं या कोई और असेसमेंट यानी कर रहा है। टैक्स पेयर है जो पुरानी हमारी भाषा, मुंबई की भाषा में कहे कि जो टैक्स पेयर अगर चाहे भी कि मैं कुछ सेटिंग कर लूं, मैंने गलती की है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेटिंग का कोई वो तो स्कोप ही नहीं पॉसिबल है, नहीं है। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि ऑफिसर कौन है, वो मुंबई में है, बिहार में है, उत्तराखंड जी, में है, झारखंड में है, कहीं पर भी हो सकता है, वो आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। लेकिन जब फेसलेस असेसमेंट में नोटिस आता है, तो उसमें क्या घबराना चाहिए? कुछ चिंता की वजह होती है, या फिर उसका आसानी से जवाब दिया जा सकता है और उसे रिजॉल्व किया जा सकता है? ये बिल्कुल आसानी से रिज़ॉल्व हो सकता है बिकॉज़ जो नोटिसेस ऑफिसर्स भेजते हैं, वो आपका रिटर्न देख के भेजते हैं। तो बिल्कुल स्पेसिफिक आपसे क्वेरी करते हैं कि ये चीज़ जो है, ये आपके रिटर्न में ऐसी-ऐसी दिख रही है और ये चीज़ जो है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। आप इसका जो है कोई पर्टिकुलर इसका एविडेंस दे दीजिए, इसका कुछ ये अकाउंट्स दे दीजिए। तो बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर आता है असेसीज को या टैक्स पेयर्स को कि ये वाली चीजें जो है आपको सबमिट करनी है। ऑनलाइन ये नोटिस आ जाता है। अब हमारे यहाँ कैसे हो गया है कि टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा आदत नहीं है ईमेल्स चेक करने की। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आप जब अपना रिटर्न भर रहे हैं, ऑनलाइन भर रहे हैं, तो जरूर आप ईमेल पे ध्यान रखिए। जो ईमेल आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया है, वो ईमेल आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए। बिकॉज उस पे अगर आप नोटिस दे देते हैं, ऑफिसर नोटिस उसी रजिस्टर्ड ईमेल पे दे देता है और अगर आप नहीं देखते हो, आपने आंसर नहीं दिया, तो ऑफिसर और एक नोटिस देगा, 2 देगा, 3 देगा। तो उसके बाद फिर वो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं, वो कर लेगा। यानी वो उसको जो समझ में आ रही हैं चीजें, जो रिकॉर्ड पे चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पे है, उसको वो एक स्पीकिंग ऑर्डर में पास कर लेगा। बट अगर आपका ध्यान होता है रजिस्टर्ड ईमेल पे और आपको नोटिस मिलती है, नोटिस में सारी क्वेरीज है और आप उन क्वेरीज को आंसर कर देते हैं कि नहीं, ये देखिए, ये वाला ट्रांजैक्शन था, इसका ये एविडेंस है, इसका ये अकाउंट है, वो आपने अटैच करके आपने मेल से उनको भेज दिया। तो वो ऑफिसर उसको कंसिडर करके फिर असेसमेंट करेगा। बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये देखा है कि लोग ईमेल देखते ही नहीं है और अगर ईमेल देखते नहीं है, तो फिर वो नोटिस का आंसर देते नहीं है और फिर ऑफिसर नोटिस के ऊपर नोटिस दे के कितनी बार देगा? तो वो भी जितने उसको फेयर अपॉर्चुनिटी है उतना दे के फिर वो असेसमेंट अपना कर लेता है। इसके तो अलावा फिर टैक्स पेयर्स बड़े दुख। कौन कौन से जो असेसमेंट है, फेसलेस असेसमेंट, तो आपने बताया किस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है और टैक्स पेयर को मौके दिए जाते हैं जवाब देने का। लेकिन इसके अलावा भी जो इनकम टैक्स रिटर्न में पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें और तरह के असेसमेंट होते हैं क्या, और किन लोगों के लिए फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया नहीं होती है? जी, तो देखिए असेसमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जो अपना समरी असेसमेंट है, जिसमें हमें फटाक से रिफंड आ जाता है अगर रिफंड ड्यू है तो, जो कि 143(1) में हम लोग करते हैं। दूसरा है डिटेल्ड वाला, जो स्क्रूटिनी असेसमेंट हम लोग जो कहते हैं 143(3) में, जो हमारा असेसमेंट होता है, वो एक होता है। एक रीओपन्ड असेसमेंट होता है कि किसी एक बात पे
कोई केस जो है हमने रीओपन किया है कि एक पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशन हमें आया है और हमने देखा कि अरे ये तो रिटर्न में इन्होंने दिखाया नहीं है, तो हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे हम केस रीओपन भी करते हैं, जिसे असेसमेंट अंडर 147 भी कहते हैं। और फिर एक 144 जो मैंने बोला कि नोटिस के ऊपर नोटिस हम लोग भेज रहे हैं, बट आंसर कोई ऊपर से आगे से नहीं आ रहा है, तो फिर हम असेसमेंट अंडर 144 या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं। तो इस 4 प्रकार की असेसमेंट्स इस तरह की होती हैं। और जो फेसलेस असेसमेंट में नहीं कवर होते हैं, अगर किसी के यहाँ रेड हो गई, किसी के यहाँ सर्च हो गई या किसी के यहाँ सर्वे हो गया या कोई फॉरेन रिलेटेड मामला है, फॉरेन मनी से या बैंक अकाउंट से रिलेटेड ऐसे कुछ इश्यूज हैं, तो ये फेसलेस में कवर नहीं होते हैं। इसको आप पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर्स होते हैं, उससे आपको नोटिस आएगा और वहां आपको पर्टिकुलरली पर्सनली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बट ये और एक बात बता दूं कि फेसलेस जहां है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए, मुझे पर्सनली मैंने तो अपने कागज दे दिए हैं सारे, बट इसके ऊपर से मुझे ऑफिसर को केस भी समझाना है, तो हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी फैसिलिटी है। तो आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑफिसर को कि देखिए मेरे लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे दीजिए, जो भी चीजें हैं मैं पर्सनली आपको वीडियो पे समझाना चाहता हूँ। तो फिर ऑफिसर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी बुलाते हैं और फिर आपका जो भी कहना है उसमें आपको कह के वो आपका समझ के फिर वो ऑर्डर पास करते हैं। अगर मैं कहूँ अपील में भी ऐसी सारी चीजें होती हैं कि अगर आपका एओ ने ऑर्डर पास कर दिया और आप बिल्कुल दुखी है उस बात से कि अरे ये वाला कैसे इन्होंने ऐड कर दिया, आपको अपील करनी है, तो अपील भी आपको अभी ऑनलाइन ही करनी है। आपको उसी वेबसाइट पे अगर जाना है ऑर्डर और पास हो आपको गया असेसमेंट में, अगर कोई ऑर्डर पास हो गया और आप भी, मैं मान के चलता हूं कि आपके पास भी फेसलेस असेसमेंट कई सारे केसेस आते होंगे और आपके द्वारा भी ऑर्डर पास किए जाते होंगे, तो उसके बाद अगर वो जो ऑर्डर है वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट जाता है, तो अपील के अलावा उसके पास क्या विकल्प है? पेनल्टी ही एक विकल्प है या फिर कानून के अंदर प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है, या क्या विकल्प रहते? क्योंकि जब भी इनकम टैक्स की बात आती है तो जो टैक्स पेयर्स है या जो आम लोग हैं उनमें घबराहट होती है, यार यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, दिक्कत हो गई तो गड़बड़ के बाद बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, नहीं, बात सही है। थोड़ा-सा डरना भी चाहिए इन द सेंस कि आप अवेयर रहते हो। उससे आप थोड़ा-सा अलर्ट रहते हो कि नहीं, नहीं, मेरा केस स्क्रूटनी में आ गया है। मैंने बहुत बार देखा है कि टैक्स पेयर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो बिज़नेस है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम अपने अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब आपका सीए आपके अकाउंट्स तैयार करता है या असेसमेंट जब आपका चल रहा है, वो कुछ सबमिशन ऑफिसर के पास कर रहा है, तो मैं ये ज़रूर आपसे आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये ज़रूर देखें कि आपके सीए के साथ आप डिस्कस करिए, आपके एडवोकेट के साथ आप डिस्कस करिए। आप खुद अगर आप खुद आंसर्स भी दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के जो ऑफिसर ने पूछा है उसी का आंसर हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसका ज़रूर आप ध्यान रखिए। पेनल्टी से ना डरें, डरने की कोई बात नहीं है। अगर हमने ट्रू एंड करेक्ट रिटर्न भरा है, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमने देना है वो दिया है, तो डरने की मुझे कोई की उसमें बात बात नहीं नहीं है। और लगती है। आखिर में मैम वक्त की कमी है तो आपसे यही समझना चाहूंगा कि जो टैक्स पेयर्स है उन्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स के द्वारा जो प्रक्रिया है वो काफी आसान कर दी गई है। आप रिटर्न बहुत आसानी से भर सकते हैं। अगर रिटर्न में कुछ खामी भी है तो फेसलेस असेसमेंट की एक प्रक्रिया है, उसमें भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो अपील की प्रक्रिया, और पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इसलिए पेनल्टी से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली सारे असेसमेंट अभी फेसलेस ही हैं एंड उसके बाद अपील का प्रावधान है। अगर असेसमेंट हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, तो आप अपील कर सकते हो। अपील में भी आप अपनी बात रख सकते हो, जो आप कमिश्नर अपील्स के पास अपील करेंगे। उसके बाद आप ट्राइब्यूनल के पास भी आप अपील कर सकते हो। ट्राइब्यूनल के पास भी अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अपील के लेवल्स हैं। जो एक टैक्स पेयर एक के बाद एक लिख सकता है, बट मुझे लगता है कि अगर आपने ठीक से रिप्रेजेंटेशन बेसिक लेवल पे किया है तो ये सारी नौबत आती ही नहीं है। आपको अपने थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। जो मेरा इतने सालों से एक्सपीरियंस है कि बहुत बार टैक्स पेयर्स अलर्ट ही नहीं होते, खुद ध्यान ही नहीं देते हैं। तो
तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों के लिए वो परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा ईमेल पे आप ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं वो आप प्रॉपरली सबमिट कर दीजिए, तो आपको बाकी कोई भी चीज की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल, आखिर में जिस तरह से आपने कहा है कि जो टैक्स पेयर्स है उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बेसिक इन्फॉर्मेशन ही अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही वक्त पर दे देंगे तो आगे चल के किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए और तमाम प्रक्रिया को ई फाइलिंग से लेके फेसलेस असेसमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है उसे आसानी से सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।